Drop it. सिंपल इंटरेस्ट की जो थ्योरी है वो कंप्लीट है, उसमें बाकी बचा है इंस्टॉलमेंट और किस्त। साधारण ब्याज की किस्तें कैसे होती हैं, इंस्टॉलमेंट कैसे दिया जाता है, वो कंसेप्ट मैं आपको क्वेश्चंस के साथ में बताऊंगा। जब हम सवाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें एग्जांपल्स की जरूरत पड़ेगी, तो जब हम सवाल करेंगे तो वो चीजें हम उसी टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। किस्त वाला जो कंसेप्ट है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों में किस्तें बनती हैं, तो उनको एक साथ डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है या सवाल कैसे करने चाहिए एग्जाम में, थ्योरी तो यूज करेंगे ही, इसके अलावा अपना कॉमन सेंस और परसेंटेज का कंसेप्ट है उसको यूज करते हुए करेंगे। अनुपात या रेशो को यूज करते हुए हम सवाल करेंगे। जब सवाल करेंगे उस टाइम हम उन चीजों को देखेंगे किस तरीके से बेटर किया जा सकता है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, CI। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इसको हम 4 भागों में पढ़ेंगे। एक तो होता है इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट, दूसरा होता है इसका बेसिक कंसेप्ट, तीसरा होता है जिसको बोलते हैं ट्री मेथड या ग्राफ मेथड। यूट्यूब वगैरह पर ये ज्यादा चलन में रहता है, ठीक है ना। ये टीचर्स इसको ज्यादा यूज करते हैं। एक तरीका होता है रेशो मेथड, और इसको रेशो मेथड की बजाय ज्यादा अच्छा रहेगा इसको GP मेथड बोलना। कौन सी टाइम कौन सा तरीका यूज करना है, ये हमें दिए गए डाटा की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हमें डाटा क्या दे रखे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। रेशो मेथड, GP मेथड, इसके साथ में मैं अपना नाम भी जोड़ देता हूं, फ्रैक्शन मेथड। रेशो है वो फ्रैक्शन में दिया जा सकता है, GP है वो फ्रैक्शन में ही चलती है, किसी गुणज में ही चलती है, R गुणा होता जाता है। ये 4 तरीके से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम बेसिक मेथड, बाद में पढ़ेंगे, पहले इफेक्टिव रेट पढ़ेंगे। इफेक्टिव रेट पहले ज्ञात करना सीखते हैं, उसके बाद में हम 1-2 एग्जांपल्स पे अप्लाई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर किसी मूलधन को R% ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, कोई मूलधन है उसको R% ब्याज की दर से उधार दिया। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, 1 साल में R% ब्याज मिलेगा, 2 साल में 2R% ब्याज मिलेगा, 3 साल में जो मूलधन है उसका 3R% कर लो, T वर्ष में मूलधन का TR% हो जाता है। जितने वर्ष का समय है उसको R से गुणा कर दो, उतना परसेंट उस मूलधन का ज्ञात करना होता है। 10% की दर है, 1 साल का ब्याज 10%, 2 साल का ब्याज 20%, 3 साल का ब्याज 30%, 10 साल का ब्याज 100%, 15 साल का ब्याज 150%। ये कंसेप्ट रहता है, हर साल 10-10% आता जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में सीधा काम होता है, क्लियर। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले अगर ब्याज की गणना वार्षिक होती है तब की बात है। यहां पर एक चीज और आ जाएगी, ब्याज की गणना वार्षिक हो, 6 हो, साल में 4 बार हो, साल में 3 बार हो, मासिक गणना हो, दैनिक गणना हो, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। ब्याज की गणना अगर वार्षिक होती है, नॉर्मली स्टैंडर्ड कंडीशन में वार्षिक होती है, ब्याज की दर प्रतिशत हो वार्षिक दिया गया तो वार्षिक गणना होती है, तो 1 साल में R% ब्याज मिल जाएगा। अगले साल इस R%
तो मिलेगा ही मिलेगा, इस आर का R% और मिल जाएगा। आप समझिए मेरी बात को। तो पहले साल R% ब्याज मिल गया, अगले साल R% तो मिला ही मिला, और इस R का R% हो जाएगा R गुणा R बट्टे 100 हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हो कि R² बट्टे 100 हो जाएगा। समझ रहे हो? R का R% करेंगे तो ये आ जाएगा R गुणा R बट्टे 100% हो जाएगा, क्योंकि ये R है, परसेंट है, तो इस R% का परसेंट करेंगे तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा R प्लस R² बट्टे 100% हो जाएगा, और R% ये था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2R प्लस R² बट्टे 100% हो जाएगा। ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा, जो कि 2R प्लस R² बट्टे 100% होता है। एक बात मैंने आपको और बताई थी, पहले किसी राशि को x बढ़ाया जाता है परसेंट में, फिर उसको y% बढ़ाया जाता है, तो कुल वृद्धि आ जाती है x प्लस वाई बट्टे 100। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर x की जगह भी r है, y की जगह भी r है, इसलिए ये r गुणा r बट्टे 100 हो जाएगा। r और r 2r होता है, 2r प्लस R² बट्टे 100 आ जाएगा। ऐसे भी 2r प्लस R² बट्टे 100 आया था, 2r प्लस R² बट्टे 100 आया था। ठीक है, अब यहां से देखो कि अगर मुझे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट लेना है तो R% हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी R% हो जाएगा। मुझे दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट लेना है तो R% होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हो जाएगा R प्लस R² बट्टे 100% होगा। मुझे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट लेना है तो 2R% होगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है तो ये पहले साल और दूसरे साल वाला जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2R प्लस R² बट्टे 100% हो जाएगा। मुझे 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर लेना है, इसका और इसका अंतर लेऊंगा तो 2R से 2R तो हट जाएगा, अंतर हो जाएगा R² बट्टे कितना आ जाएगा 100% हो जाएगा। अब यहां से एक चीज और आती है, मुझे कहे कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, तो वो हो जाएगी 2R प्लस R² बट्टे 100, और मुझे ये कहे कि दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, तब हो जाएगी R प्लस R² बट्टे 100। देखो, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दो अलग अलग चीजें हैं। ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये मिलके 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। तो आपसे पूछे कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट किस दर से ज्ञात किया जाएगा, तो 2R प्लस R² बट्टे 100% से करेंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो R प्लस R² बट्टे 100% हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया कितने का, दूसरे वर्ष का, ये आ गया 2 वर्ष का। अगर मुझे 3 वर्ष में जाना है, 3 वर्ष में जाना है, तो ये आ जाएगा 2R आ जाएगा प्लस R² बट्टे 100 है। इसके साथ में मैं इसको एक दर के रूप में यूज कर लूंगा, इसके साथ में तीसरे साल की दर R यूज हो जाएगी, प्लस ये आपस में गुणा होंगे, तो 2R प्लस R² बट्टे 100 है, ये इस R से गुणा होके बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इस R से गुणा हो जाएगा। अब यहां से अगर हम करेंगे तो 2R और R कितना हो जाएगा 3R प्लस R² बट्टे 100 आ जाएगा, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2R² प्लस R³ बट्टे 100 हो जाएगा, और इसके बट्टे में 100 है। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये 3R है, ये R² बट्टे 100 है, ये 200R² हो जाएगा, ये यहाँ आएगा तो 200R² हो जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये 200R² हो जाएगा प्लस R³ हो जाएगा, बट्टे ये जो 100 है ये 100 है, तो ये हो जाएगा कितना 10,000 हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा 10,000। ठीक है ना, क्योंकि ये 100 नीचे आ जाएगा, तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 200R² प्लस R³ बट्टे कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहां से दरें ये आ जाएंगी कि यहां से आप ले सकते हैं 3R प्लस हो जाएगा, अब 200R² बट्टे ये 10,000 है तो ये इससे कट जाएगा,
और ये आ जाएगा 200 आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब बट्टे 10,000 है। ये आर स्क्वायर बट्टे 100 है, इस 10,000 से अगर हम करेंगे कैलकुलेट तो ये कितना हो जाएगा, 100 आर स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, 200 आर स्क्वायर हो जाएगा। 300 आर स्क्वायर बट्टे 10,000 आएगा। अगर उस 300 को 10,000 से काटेंगे तो 3 आर स्क्वायर बट्टे 100 बन जाएगा ये आर स्क्वायर बट्टे 100 है। इसको अलग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 2 आर स्क्वायर बट्टे 100 बन जाएगा। आप इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर बट्टे 100 प्लस हो जाएगा 2 आर स्क्वायर बट्टे 100 और प्लस हो जाएगा आर क्यूब बट्टे 10,000 हो जाएगा। आर क्यूब बट्टे 10,000 हो जाए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आर स्क्वायर बट्टे 100, तो 3 आर प्लस 3 आर स्क्वायर बट्टे 100 प्लस आर क्यूब बट्टे 10,000, ये 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट आ जाएगी। ये इफेक्टिव रेट है, ये 3 साल के लिए आ जाएगी। 3 आर प्लस 3 आर स्क्वायर बट्टे 100 प्लस आर क्यूब बट्टे 10,000 आ जाएगी। ये 3 साल के लिए सीआई की दर आ गई है। 3 साल के सीआई की दर है। अब मेरे से ये पूछ ले कि तीसरे साल के सीआई की दर क्या है, तो इसमें 2 साल के सीआई की दर को घटाना पड़ेगा। 2 साल के सीआई की दर क्या होती है, ये होती है। इसमें से घटाएंगे तो 3 आर में से 2 आर घटाएंगे तो आर बच जाएगा। आर स्क्वायर बट्टे 100 को 3 आर स्क्वायर बट्टे 100 में से घटाएंगे तो 2 आर स्क्वायर बट्टे 100 बच जाएगा और प्लस आर क्यूब बट्टे क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो वो तीसरे साल के सीआई की दर आ जाएगी। समझ रहे हैं? आपसे पूछे 3 साल के सीआई और एसआई के अंतर की दर क्या होगी, तो 3 साल का एसआई होता है 3 आर, सीआई होता है ये, इसमें से 3 आर घटाएंगे तो 3 आर से 3 आर कट जाएगा और 3 आर स्क्वायर बट्टे 100 प्लस आर क्यूब बट्टे क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब मैं ये सारी बातें एक साथ लिख देता हूं, 1 बाई 1 आपके पूरा समझ में आ जाएगा। यहां कैलकुलेशन ली है, अब 1 बाई 1 लिखता हूं, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में एक एग्जाम्पल ले लेंगे, उससे आपको वो चीजें याद रह जाएंगी। R% ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। किसी भी धन को R% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। ब्याज का संकलन वार्षिक ही होता है। यहां अर्धवार्षिक या 6 या तिमाही वाला सिस्टम नहीं लगा रहे। अगर आपसे पूछे कि 1 ईयर एसआई क्या हो जाएगा, तो ये R% की दर से आएगा। 1 साल का एसआई ये R% हो जाएगा। 1 ईयर सीआई ये भी R% आएगा। पहले साल में जितना, हाँ आ जाओ, पहले साल में जितना साधारण ब्याज होता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 1 साल में अगर वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया, वार्षिक गणना होती है, तो पहले साल जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, बराबर होते हैं। ठीक है। आपसे पूछा जाए फर्स्ट ईयर एसआई R% हो जाएगा, फर्स्ट ईयर सीआई ये भी R% हो जाएगा। दो चीजें आ रही हैं, 1 वर्ष का एसआई R%, 1 वर्ष का सीआई भी R%, फर्स्ट ईयर का एसआई R%, फर्स्ट ईयर का सीआई तो भी R%। यानी 1 साल और फर्स्ट ईयर एक ही बात होती है, 1 साल और पहला साल एक ही बात होती है। लेकिन जब हम 2 साल में और 3 साल में जाएंगे तो 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में फर्क आ जाएगा, 3 वर्ष और तीसरे वर्ष में फर्क आ जाएगा। ठीक है। ये 1 साल के सीआई और 1 साल के एसआई बराबर होते हैं अगर वार्षिक गणना होती है तो। पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई आपस में बराबर होते हैं। तो आपसे ये कहा जाए कि 1 ईयर का सीआई और एसआई का अंतर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। और आपसे पूछे कि फर्स्ट ईयर का जो सीआई है और एसआई है उसका अंतर क्या हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। 1 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में भी कोई अंतर नहीं होता है। पहला काम तो ये सीखो, 1 वर्ष के लिए समझो पूरा, 1 वर्ष के लिए समझ लो। 1 वर्ष के लिए समझ में आ गया तो फिर 2 वर्ष में जाते हैं, 2 वर्ष का समझ में आ जाएगा तो फिर 3 वर्ष में जाते हैं। इफेक्टिव रेट है वो 3 वर्ष तक ही यूज करना ज्यादा सही है। अब ज्यादा यूज करनी पड़ जाती है वो मजबूरी है, वो अलग बात है, अदरवाइज 3 वर्ष तक सही होता है।
ज्यादा टाइम का खेल होता है तो फिर जीपी में जाता है या फिर आपके फ्रैक्शन मेथड में जाता है मामला, फिर जीपी ज्यादा बेटर है। ठीक है ना? अब मैं जाता हूं कि 2 ईयर का एसआई ये होता है 2R%। 2 साल का एसआई होता है 2R%। 2 ईयर सीआई ये होता है 2R प्लस R² बट्टे 100%। ठीक, आपसे पूछे 2 ईयर सीआई और एसआई का अंतर की दर क्या हो जाएगी? ये सीआई है, ये एसआई है, इसमें से घटाएंगे तो 2R से 2R माइनस हो जाएगा, अंतर की दर हो जाएगी R² बट्टे 100% हो जाएगी, अंतर की दर हो जाएगी R² बट्टे 100%। ये 2 वर्ष का ले लिया हमने। अब हम लेते हैं सेकेंड ईयर एसआई क्या होगा? R% होगा। एसआई पहले वर्ष भी R%, दूसरे वर्ष भी R%, तीसरे वर्ष भी R%। तो सेकेंड ईयर का सीआई एसआई क्या हो जाएगा? R। 2 वर्ष में और दूसरे वर्ष में फर्क होता है। ये 2 वर्ष का यानी पहले और दूसरे वर्ष दोनों का मिला के है, दूसरे वर्ष का यानी पहले का शामिल नहीं है, केवल दूसरे का है। सेकेंड ईयर सीआई क्या हो जाएगा? तो 2 वर्ष की सीआई में से 1 वर्ष का सीआई माइनस करेंगे तो सेकेंड ईयर का सीआई आएगा। दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा? 2 वर्ष का जो सीआई है उसमें से 1 वर्ष का सीआई माइनस कर दो। ये 2 वर्ष का सीआई है, या आपके 1 वर्ष का सीआई है, ये माइनस करेंगे तो 2R से 1R घट के 1R बच जाएगा, और ये हो जाएगा R प्लस R² बट्टे 100% आ जाएगा। ये सेकेंड ईयर का सीआई हो जाएगा। आपसे पूछ ले कि सेकेंड ईयर सीआई माइनस एसआई क्या हो जाएगा? तो पहले वर्ष तो कोई अंतर होता ही नहीं है, जो 2 वर्ष का अंतर होता है वही दूसरे वर्ष का अंतर होता है। पहले साल तो सीआई और एसआई बराबर ही होते हैं। आप अगर ये देखो कि ये सेकेंड ईयर का सीआई है, ये सेकेंड ईयर का एसआई है, इनका अंतर करेंगे तो R से R माइनस हो जाएगा और R² बट्टे 100 ही बचेगा। तो सेकेंड ईयर की सीआई और एसआई का जो अंतर है वो भी R² बट्टे 100% ही होता है, ये भी R² बट्टे 100% होता है। ठीक है, ये हमने 1 वर्ष का, पहले वर्ष का, 2 वर्ष का, दूसरे वर्ष का, ये काम हमने निपटा लिया। 2 वर्ष तक का समझ लो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आराम से समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब हम चलते हैं 3 वर्ष में और तीसरे वर्ष में। चले, देखो 3 वर्ष का जो एसआई होता है वो 3R% होता है। 3 वर्ष का एसआई 3R% होता है। 3 वर्ष का सीआई ये होता है 3R प्लस 3R² बट्टे 100 प्लस R³ बट्टे 10,000, इतने प्रतिशत होता है। 3 वर्ष का एसआई है वो 3R% होता है। 3 वर्ष का सीआई है वो 3R प्लस 3R² बट्टे 100 प्लस R³ बट्टे 10,000 आ जाएगा। 3 साल का सीआई होता है 3R प्लस 3R² बट्टे 100 प्लस R³ बट्टे 10,000 हो जाएगा। देखो 3 ईयर सीआई माइनस एसआई क्या हो जाएगा? 3 वर्ष की सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा? तो इसमें से घटाएंगे तो 3R से 3R तो घट जाएगा, और यह आ जाएगा 3R² बट्टे 100 प्लस R³ बट्टे 10,000 हो जाएगा।
यह आ जाएगा 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर। क्लियर है? आपसे पूछे थर्ड ईयर एसआई क्या हो जाएगा, तो R% ही आएगा। तीसरे वर्ष का एसआई है वो R% ही आएगा। सिंपल सी बात है। आपसे पूछे थर्ड ईयर सीआई क्या होगा, तीसरे साल का सीआई क्या होगा, तो तीसरे साल का सीआई होता है 3 वर्ष के सीआई में से 2 वर्ष का सीआई माइनस करो। ये 3 वर्ष की सीआई की दर होती है और 2 वर्ष की सीआई की दर होती है 2R + R²/100। तो 2R में से 3R में से 2R घटेगा तो केवल R बचेगा। 3R²/100 में से R²/100 घटेगा तो 2R²/100 बचेगा और प्लस हो जाएगा R³/10,000 हो जाएगा। ये थर्ड ईयर का सीआई आ जाता है। आपसे सवाल पूछ लिया जाए थर्ड ईयर सीआई और एसआई का अंतर क्या हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, R से R माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2R²/100 प्लस R³/10,000 हो जाएगा। याद रखना 3 साल की सीआई और एसआई का जो अंतर आता है, 3 साल की सीआई और एसआई का अंतर है 3R²/100 प्लस R³/10,000। लेकिन तीसरे साल की सीआई और एसआई का अंतर आता है तो 2R²/100 प्लस R³/10,000 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? ये आप इस टाइप से आपको इफेक्टिव रेट ज्ञात करनी होती है। ले एग्जांपल, कितने रुपए लें? 5,000 ले लें समझने के लिए। 5,000 रुपए हैं, 10% की दर है। 5,000 रुपए हैं, 10% की दर है। क्लियर है? पहला सवाल, एक वर्ष का एसआई क्या होगा? एक वर्ष का सीआई क्या होगा? पहले वर्ष का एसआई क्या होगा? पहले वर्ष का सीआई क्या होगा? एक वर्ष का सीआई माइनस एसआई क्या होगा? पहले वर्ष का सीआई माइनस एसआई क्या होगा? सात नंबर सवाल, दो वर्ष का एसआई क्या होगा? आठवां सवाल, दो वर्ष का सीआई क्या होगा? नवां सवाल, दो वर्ष का सीआई माइनस एसआई क्या होगा? 10वां सवाल, दूसरे वर्ष का एसआई क्या है? 11वां सवाल, दूसरे वर्ष का सीआई क्या है? 12वां सवाल, दूसरे वर्ष का सीआई माइनस एसआई क्या है? 13वां सवाल, तीन वर्ष का एसआई क्या होगा? 14वां सवाल, 3 वर्ष का सीआई क्या होगा? 15वां सवाल,
3 वर्ष का CI माइनस SI क्या होगा? 16वां सवाल। तीसरे वर्ष का SI क्या होगा? 17वां सवाल। तीसरे वर्ष का CI क्या होगा? 18वां सवाल। तीसरे वर्ष का CI माइनस SI क्या होगा? 19वां सवाल। तीन वर्ष का CI ठीक है, इसको तो रहने दो ऐसे, या मैं लिख ही देता हूं। 19वां सवाल। 3 वर्ष का CI माइनस 2 वर्ष का CI क्या होगा? कितने हो गए थे? 19। 20वां सवाल लिखो। 4 वर्ष का SI क्या होगा? 4 वर्ष का CI क्या होगा? 4 वर्ष का CI और SI का अंतर क्या होगा? 4 वर्ष का CI और SI का अंतर क्या होगा? 23वां सवाल। 4th ईयर SI क्या होगा? 24वां सवाल। 4th ईयर CI क्या होगा? 25वां सवाल। 4th ईयर CI माइनस SI क्या होगा? 26वां सवाल। 4 ईयर CI माइनस 2 ईयर CI ये कितना होगा? 27वां सवाल। 4th ईयर CI माइनस 3rd ईयर CI इनका अंतर क्या होगा? ऐसे सवाल बन जाते हैं। इफेक्टिव रेट से करना है इनको सबको। अब ये पूरा खेल समझने के लिए अपनी एक क्लास लग जाएगी, उससे आपके एक मेथड क्लियर हो जाएगा इफेक्टिव रेट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सवाल करना शुरू करते हैं। पहले रेट बना लेते हैं, इफेक्टिव रेट क्या होगी? 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की और 4 साल की। ठीक, मूलधन 5,000 रुपए है, 10% की दर है। 1 साल में 10% हो गई, सिंपल इंटरेस्ट 10% आएगा। सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल भी 10% आएगा, तीसरे साल भी 10% आएगा, चौथे साल भी 10% आएगा। सिंपल इंटरेस्ट लिखा है मैंने। 1 साल का 10%, 2 साल का 20%, 3 साल का 30%, 4 साल का 40%। पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10%, तीसरे साल का 10%, चौथे साल का 10%। 4 वर्ष का पूछे 40%, चौथे वर्ष का पूछे 10%, 3 वर्ष का पूछे 30%, तीसरे वर्ष का पूछे 10%। समझ गए? CI लेते हैं, पहले साल CI और SI बराबर होते हैं इसलिए 10% आएगा, 1 साल का 10%। दूसरे साल का ये 11% हो जाएगा। 100 का 10%, 10% ही रहेगा, लेकिन 10% का 10% 1% और आ जाएगा, तो ये 11% हो जाएगा। 2 साल का जुड़ के कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। ठीक है ना? आप ये कह सकते हैं ये R% है, ये R प्लस R स्क्वायर बट्टे 100% है।
आपसे पूछे तीसरे साल का कितना आ जाएगा, तो तीसरे साल क्या होगा, जो 100% का 10% है वो तो आएगा ही आएगा। इस 10% का 10% एक आ जाएगा तो 11 हो जाएगा, और इस 11% का 10% करेंगे तो 1.1 और आ जाएगा, 1.1 और आ जाएगा। तो ये हो गया 11, और 1.1 और करेंगे तो 12.1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12.1% और हो जाएगा। अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये होता है 21, 23 और 10 33, 33.1% आ जाएगा। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 33.1%। चौथे साल क्या होता है, 10% तो आएगा ही आएगा, इसका 10% करेंगे 1 हो जाएगा, इसका 10% करेंगे 1.1 हो जाएगा, इसका 10% करेंगे तो ये आ जाएगा 1.21 आ जाएगा, 1.21 आ जाएगा। तो 10% तो 100 का आया था, इस 10 का 10% 1 होता है, इसका 10% 1.1 होता है, सॉरी 100 का 10% आया, 10% तो वो आया ही आया था, 10 तो वो हो गया। उसके बाद में इस 10 का 10% करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका 10% करेंगे तो 1.1 हो जाएगा, इसका 10% करेंगे तो 1.21 हो जाएगा। 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13.31% हो जाएगा, 13.31% हो जाएगा। अब ये 13.31% है, ये मैंने यहां लिख दिया, 13.31% मैंने यहां लिख दिया। अब इनको सबको जोड़ते हैं तो 13 और 12 25 होता है, 25 और 11 36 होता है, 36 और 10 46 होता है, और ये 10 और 31 41 होता है। तो ये मिलके बन जाता है 46.41% बन जाता है। ठीक है, ये पूरा मिलके 4 साल का जब हम बात करते हैं तो ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का है, और ये चौथे साल का हो जाएगा। अब आपसे कहे कि, मैं हटा देता हूं, आपसे कहे कि 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो आप ये 10% यूज करोगे। आपसे पूछे 2 साल का कितना हो जाएगा, तो 10 और 11 21% यूज करोगे। आपसे पूछे 3 साल का कितना हो जाएगा, तो 21 और 12.1, 3 साल का पूछे तो 33.1% यूज करोगे। और आपसे 4 साल का पूछे तो 46.41% यूज करोगे, आप 46.41% यूज करोगे। ऐसे यूज करेंगे, मैंने एक साथ बता दिया सारा, 46.41% यूज करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आगे मैं जीपी का कंसेप्ट बताऊंगा तो जरूर, लेकिन उससे पहले भी आप थोड़ा थोड़ा नोट करते चलो चीजों। फर्स्ट ईयर का सीआई, सेकेंड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई, फोर्थ ईयर का सीआई, और nth ईयर का सीआई, ऐसे चल रहा है मान लीजिए। इनमें हमेशा जीपी लगता है। इसका या 10% बढ़ के ये आ गया 110/100, इसका 110/100, इसका 110/100, यानी पीछे वाले से आगे वाली राशि 1.1 गुना हो रही है। इसका 1.1 ये हो गया, इसका 1.1 ये हो गया, इसका 1.1 ये हो गया, उसके आगे भी 1.1 गुना होता है। अगर 10% ब्याज की दर ली है तो 1.1 गुना होती जाएगी, यानी हर अगली राशि पिछली राशि का 1.1 गुना होती जाएगी। अब 1.1 गुना का मतलब जैसे 10% की दर ली है, ठीक है ना, तो 1.1% का मतलब होता है 100 + r/100 गुना होता जाएगा, यानी 1 + r/100 गुना होता जाएगा। हर साल 1 + r/100 गुना होता जाएगा, अगर 10% की दर है तो। जैसे 10% की दर है तो ये 1 तो ऐसे रहेगा, ये 10/100 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1.1 गुना। तो याद रखना हमेशा, जब भी पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का दिया गया है, तो हर साल जो ब्याज होता है वो 100 + r/100 गुना होता जाता है पिछले साल का, पिछले साल का। ठीक है, आपसे कभी भी ऐसे पूछ ले कि 7वें वर्ष का ब्याज 2,000 रुपए है,
12% की दर है तो 8वें वर्ष का सीआई क्या हो जाएगा? 7वें वर्ष का सीआई 2000 है, 12% की दर है, 8वें वर्ष का सीआई क्या हो जाएगा? तो अब 7 वर्ष और 8 वर्ष में आप वो तरीका नहीं लगा सकते जो आपने यूज किया। 12% की दर है तो ये आ जाएगा 112/100 करना और कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा, ये जो 2000 है इसका 112/100 करना है, ये इससे कट जाएगा। 112 का 2 गुना 224, 2240 रुपए हो जाएगा। अगले साल उसका 112/100, उससे अगले साल उसका 112/100। 10% की दर है 110/100, 12% की दर है 112/100, 15% की दर है 115/100। ऐसे हर साल बढ़ता जाता है। इसी कारण चक्रवृद्धि का कंसेप्ट लगता है इसमें। ठीक है, लेकिन ये कहां नहीं लगाना है? 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज है, उनमें नहीं लगाना है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल का ब्याज दे रखा हो तो लगेगा, लेकिन 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज है तो नहीं लगेगा। ठीक है, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, चौथे साल का ब्याज, 5वें साल का ब्याज, ऐसे चला। nवें वर्ष के ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में जा रहे हैं तो लगेगा, लेकिन n वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें नहीं लगेगा। 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज है तब नहीं लगेगा, क्योंकि 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट की दर 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर 10% होती है, 2 साल के लिए 21% होती है, 3 साल के लिए 33.1 होती है, 4 साल के लिए 46.41 होती है। इनमें जीपी नहीं लगेगा, लेकिन पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए, चौथे साल के लिए है तो इसमें जीपी लगेगा। और किस रेट से आगे बढ़ता जाएगा? पिछले वाले का 100 + r/100 गुना होता जाएगा। ठीक है, तो एक तो लगता है जीपी nवें वर्ष का सीआई में चलते हैं तब, एक जीपी लगता है n वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन चलता है तब, n वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन चलता है तब। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास में 100 रुपए थे, तो पहले साल 10% ब्याज आके 110 हो गया, अगले साल 21% ब्याज आके 121 हो जाएंगे, उसके अगले साल 33.1 ब्याज होके 133.1 हो जाएंगे, उसके अगले साल 146.41 हो जाएंगे। तो अब देखो, पहले थे 100 का 110/100 किया 110 हो गया, फिर इसका 110/100 करेंगे 121 होगा, फिर उसका 110/100 करेंगे 133.1 होगा, फिर उसका 110/100 करेंगे 146.41 होगा। तो n वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन में लगता है और nवें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है, दो जगह जीपी लगेगा। ये जीपी का कहां कहां लगेगा? nवें वर्ष के सीआई की सीरीज में लगेगा और n वर्ष का सीआई से जो मिश्रधन प्राप्त होता है उसकी सीरीज में लगेगा। कहां नहीं लगेगा? n वर्ष के सीआई में नहीं लगेगा, n वर्ष के सीआई की जो सीरीज होती है उसमें नहीं लगेगा। और मिश्रधन में कहां नहीं लगेगा? रहने दो, इसको तो जरूरत नहीं है, n वर्ष का ही होता है सी, nवें वर्ष का सीआई नहीं पूछते। nवें वर्ष का ब्याज होता है, nवें वर्ष का सीआई नहीं होता है। तो n वर्ष के सीआई से जो मिश्रधन प्राप्त होता है उसकी सीरीज चलती है, उसमें पूछा जाता है। जैसे 10% ब्याज की दर हो तो पहले साल 10% आएगा, अगले साल 11.1% आएगा, उससे अगले साल 12.1% आएगा, उससे अगले साल कितना हो जाएगा? 13.31% हो जाएगा। ऐसे ही n वर्ष का सीआई है तो जो मूलधन है वो पहले साल 110% हो जाएगा, अगले साल उसका 110% हो जाएगा, यानी 121% हो जाएगा, उससे अगले साल उसका 110% हो जाएगा, 133.1% हो जाएगा, अगले साल उसका 10% हो जाएगा, 146.41% हो जाएगा। नीचे वाले 100 में तो चेंज नहीं है, लेकिन ये आगे वाली राशि 1.1 गुना होती जा रही है,
1.1 गुणा 1.1 गुणा 1.1 गुणा ऐसे लगेगा। एक तो ये ध्यान रखना। क्लियर है? अब सवाल करते हैं, आराम से समझ में आएगा। 5,000 रुपए प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। पहला सवाल है, एक वर्ष का एसआई क्या होगा? एक वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा? तो ये जो 5,000 है इसका 10% ज्ञात कर दीजिए और ये 500 रुपए आ जाएगा। एक साल में ब्याज की दर 8% होती है, 10% यूज कर लीजिए। दूसरा सवाल, एक वर्ष का सीआई क्या हो जाएगा? तो भी 5,000 है, इसका 10% कर दीजिए, 500 रुपए आ जाएगा। तीसरा सवाल, एक वर्ष का सीआई माइनस एसआई क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 0। चौथा सवाल है, फर्स्ट ईयर एसआई क्या हो जाएगा? तो 5,000 का 10% ही आएगा पहले साल का। 5,000 का 10% करेंगे तो 500 रुपए आ जाएगा। पांचवा सवाल है, फर्स्ट ईयर सीआई क्या होगा? फर्स्ट ईयर सीआई क्या हो जाएगा? तो ये जो 5,000 है इसका 10% करेंगे तो ये 500 रुपए आ जाएगा। छठा सवाल क्या है, दूसरे वर्ष का एसआई क्या होगा? देखते जाओ, सवाल तो यही है क्या? वो जो 25-26 सवाल लिखे थे उनमें से छठा सवाल क्या है? पहले वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर। ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर सीआई माइनस फर्स्ट ईयर एसआई, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो पहले साल और फर्स्ट ईयर का तो ये सिस्टम रहेगा। 5,000 रुपए हैं, 10% की दर है, ऐसे ही रहेगा। सेकेंड ईयर पे चलते हैं, दूसरे साल पे चलते हैं। आपसे पूछे 2 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा? 2 वर्ष का एसआई क्या हो जाए? तो 2 साल के एसआई की दर आती है 2R%। ब्याज की दर देख लो, 2R% आती है। तो 5,000 है, इसका 20% ज्ञात करना है और ये 1,000 रुपए आ जाएगा। कितना नंबर सवाल था ये? 7। आठवां सवाल है, 2 वर्ष का सीआई क्या है? 2 वर्ष का सीआई क्या हो जाएगा? तो 2 वर्ष की सीआई की दर आती है 2R+R²/100%। मैं साथ में दर भी लिखता रहूंगा ताकि दोबारा से रिवीजन भी हो जाए। तो यह आ जाएगा 5,000 है, इसका 21%। आर का मान 10 रखेंगे तो 10 का गुणा 20, 10 का स्क्वायर 100, 100/100 21 आ जाएगा। 5,000 का 21% बना लो, यह आ जाएगा 1,050 आ जाएगा। नवा सवाल है, 2 वर्ष का सीआई माइनस एसआई, यही है क्या? तो यह है 2 ईयर सीआई और एसआई का अंतर क्या हो जाएगा? 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या हो जाएगा? अब देखो, ये एसआई की दर है, ये सीआई की दर है, तो अंतर की दर आ जाएगी R²/100। 2 साल की सीआई और एसआई का अंतर है, इनका अंतर R²/100 आएगा। आर का मान 10 है, 10 का स्क्वायर/100 1% हो जाएगा। 5,000 है, इसका 1% करेंगे 50 रुपए आ जाएगा। वैसे भी देख लो, अंतर करोगे तो 1,050 में से 1,000 घटाओगे तो 50 ही आएगा, 50 रुपए आ जाएगा।
10वां सवाल क्या था? दूसरे वर्ष का एसआई, यही था, बोलो। सेकेंड ईयर एसआई, पहले साल भी 10 होता है, दूसरे साल भी 10 होता है। 5,000 का 10% कर दो, 500 रुपए हो जाएगा। 11वां सवाल, सेकेंड ईयर का सीआई, सेकेंड ईयर सीआई, सेकेंड ईयर सीआई जो होता है उसकी दर होती है, ये R% होता है, इसकी दर होती है R+R²/100। सेकेंड ईयर सीआई की दर होती है R+R²। R का मान 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 100/100 कितना आएगा? 11% हो जाएगा। 5,000 का 11% कर दो, 550 आ जाएगा। सेकेंड ईयर सीआई माइनस एसआई, सेकेंड ईयर सीआई और एसआई का अंतर क्या हो जाएगा? ये सीआई की दर है, ये एसआई की दर है, आर से आर कट जाएगा, R²। जो 2 साल का अंतर होता है वही दूसरे साल का अंतर होता है, तो 1% आ जाएगा। तो 5,000 है, इसका 1% कर दो, 50 रुपये आ जाएगा। वैसे ही 550 का और 500 का अंतर 50 रुपये ही होता है, ये कितना हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा। बराबर कर दीजिए 50। ये 2 वर्ष का और दूसरे वर्ष का हिसाब किताब आ गया। कितने सवाल कर लिए हमने? 12 गया, 12 कर लिए। आगे चलते 13।